वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो पंजाब में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं उसके बाद तेज़ी से बदलती हुई एक जो सूरत हाल है, क़यासराई भी बहुत हो रही है, अनसर्टनिटी भी बहुत है कि क्या जल्द इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे, किस तरफ अब ये सूरत हाल जा रही है। अब बात करें अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पहले, तो चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब ने जो पंजाब के बाई इलेक्शंस जीते हैं तो उसके बाद उन्होंने एक दफ़े फिर जो इलेक्शन कमीशन है उस पर अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। उन्होंने एक दफ़े फिर अपनी स्पीच में कहा कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर का इस्तीफ़ा जो है उसके मुतालबे पर कायम है। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब भी ये कह रही है कि उनको जल्द से जल्द इंतखाबात चाहिए, और इसी हवाले से ना सिर्फ वो लग रहा है कि दबाव बढ़ाएंगे इत्तेहादी हुकूमत पर, बल्कि जो फवाद चौधरी साहब हैं उन्होंने भी आज एक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मीडिया टॉक में कहा कि अगर इत्तेहादी हुकूमत जो है या वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब जो हैं अगर वो ऐलान कर दें इंतखाबात का तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वापस पार्लियामेंट में आएगी और तमाम मामलात पर गुफ्तगू करने को भी तैयार है। इसके साथ साथ जो नैब तरामीम का मामला है उस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज उनकी जो पिटिशन थी वो सुप्रीम कोर्ट में गई, वहाँ समाअत हुई और अदालत ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ये सवाल किया कि जब लॉ पास हुआ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट में क्यों नहीं मौजूद थी। दूसरी तरफ इत्तेहादी हुकूमत का अगर जिक्र करें तो लग ये रहा है कि वो अभी भी इस बात पर सेटल्ड हैं कि वो अपनी मुद्दत पार्लियामेंट की जो है उसको पूरी करेंगे। इलेक्शन कमीशन का भी दिफा कर रही है नवाज लीग चीफ इलेक्शन कमिश्नर से, उन्होंने मगर ये मुतालबा किया है कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ फॉरेन फंडिंग केस है उसका जो फ़ैसला रिज़र्व हुआ है उसको जल्द से जल्द सुना दिया जाए। पंजाब का जो सियासी महाज है वो भी खासा गर्म है, इलेक्शंस हो गए हैं, नंबर्स तब्दील हो चुके हैं, 22 जुलाई को नए वज़ीर आला का इंतखाब है और इसी हवाले से वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब ने कहा कि हो सकता है कि आखिरी दिन लोग कुछ ऊपर नीचे हो जाएं और चीफ मिनिस्टर नया ना बने। सारे मामलात पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है फरतुल्लाह साहब, सीनियर रहनुमाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। हमारे साथ मौजूद है महमल सरफराज साहिबा, सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। मगर इनसे पहले हम बात करेंगे शाह महमूद कुरैशी साहब से, साबिक वज़ीर ख़ारजा, सीनियर वाइस चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो शाह साहब। सर पहले तो मुबारक हो, आपने एक ऐसा इलेक्शन जीता है जिसमें मेरे ख्याल में सब यही प्रिडिक्ट कर रहे थे कि आप नहीं जीतेंगे, पर सर नाउ व्हाट नेक्स्ट? आप लोगों की तरफ से डिमांड आ गई, इलेक्शंस आप चाह रहे हैं, मगर पीडीएम ने भी आज अपना फैसला सुना दिया है, वो तो कहते हैं वी आर नॉट बजिंग। देखिए वो उनका इख्तियार है, वो फैसला कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने खुद गर्जी पर फैसला मबनी किया है। क्योंकि देखिए इस वक्त हो रहा क्या है, इस वक्त हो रहा ये है कि आपका जो रुपया है वो बतदरीज गिरता चला जा रहा है। अब 224 रुपए का डॉलर हो गया है और ये फ्री फॉल जो है ये पाकिस्तान को लिक्विड अपना जो कहते हैं ना डिफॉल्ट की तरफ धकेल रहा है। अब हमारी मईशत का दाव नहीं आ सकता, स्टेबिलिटी नहीं आ सकती जब तक कि सियासी बेयकीनी कायम रहती है। इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इज लिंक्ड टू पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। इस वक्त मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की कैफियत आपको दिखाई नहीं दे रही। आज पीडीएम ने जो फैसला किया है ने अपनी सियासत को तरजीह दी है और मुल्क की वफाद ने नहीं सोचा। मुल्क इस जमात के पास हमारी नजर में तो पहले ही मैंडेट, इस हुकूमत के पास मैंडेट नहीं था और अब तो उस पर मोहर लग गई। जो हम कहते थे पंजाब जो सबसे बड़ा सूबा है उसकी आवाम ने उस पर मोहर लगा दी है। वाहिद हल हम समझते हैं, जमहूरी हल, आईनी हल ये है कि वजीर आजम असेंबली डिसॉल्व करे और नए इंतखाबात का ऐलान करे। शाह साहब माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, जब आप कहते हैं कि वजीर आजम साहब असेंबलियाँ डिसॉल्व करें तो सर वजीर आजम साहब बेचारे तो अब सिर्फ नेशनल असेंबली कर सकते हैं, प्रोविंशियल असेंबली तो बेचारे वो कंट्रोल ही कोई नहीं करते। क्या आप लोग केपी और पंजाब फिर डिसॉल्व कर देंगे साथ? बिल्कुल कर देंगे हम। आप पहले कर दें सर।
देखिए पहले क्यों कर दे, हम कर दे और ये अपनी हट धर्मी पर कायम रहे, ये कौन सी अकलमंदी होगी। और देखिए वजीर आजम तो एहसास करना चाहिए, वो मईशत का हल तलाश नहीं कर सके, इकोनॉमी स्टेबलाइज करने में नाकाम हो गए हैं, लोगों का एतमाद उठ चुका है, बिजनेस कम्युनिटी का एतमाद उठ चुका है, 224 रुपए पे डॉलर होगा, महंगाई का एक नया तूफान बर्पा होने वाला है, 2 वोटों की अक्सरियत है, और उस पर भी अगर पंजाब में हुकूमत उनकी नहीं रहती, खैबर पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है, तो वो 0 पॉइंट तक के वज़ीर आज़म रहने से क्या हासिल कर लेंगे, वो कौन से मुल्क के बड़े फैसले कर सकते हैं। और उन्हें सोचना होगा मुल्क के मफाद में, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी तरजीहात कुछ और हैं। जैसे लोगों को फिक्र थी कि महंगाई की तरफ तवज्जो दें, वो तवज्जो दे रहे थे नैब के कानून की तरमीम पर। सर उसी हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है, तो आपसे भी तो एक मुश्किल सवाल पूछा गया कि आप लोग किधर थे, पार्लियामेंट में तो थे ही नहीं जब कवानीन तब्दील हुए, अब सुप्रीम कोर्ट के पास आप आ गए। मैंने उस मुश्किल सवाल का बड़ा आसान जवाब दे दिया था, और मैंने बड़े एहतराम से कहा कि हमने बारहा कोशिश की कि नैब के कानून की तरमीम पे हमारे में कंसेंसस पैदा हो जाए। जब मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी, जाहिद हामिद साहब लॉ मिनिस्टर थे, कई नशिस्तें हुई, कई महीने इस पर बहस हुई, घंटों नशिस्तें हुई कि हम पॉइंट बाय पॉइंट, शिक बाय शिक हम इसको असर नौ देखें और एक पॉलिटिकल कंसेंसस पैदा करें, लेकिन उसमें नाकाम रही हुकूमत। फिर जब हमारी हुकूमत आई, हमने कोशिश की कि इस पर बातचीत हो जाए, तो जो मौजूदा हुक्मरान है वो बैठने के लिए तैयार न थे। जब फैटफ की लेजिस्लेशन के लिए हम बैठ के गुफ्तगू करना चाह रहे थे कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाला जाए, तो उन्होंने हमारे हाथ में शहरी रहमान साहिबा ने एक लिस्ट थमा दी ऑफ नैब अमेंडमेंट्स। मैंने उनसे कहा कि बीबी हम तो बात कर रहे हैं फैटफ लेजिस्लेशन की, आप ले आई हैं बात नैब के कानून की, इनमें कोई मुमासलत नहीं है। उन्होंने कहा ये शर्त है, अगर नैब की ये तरामीम आप करेंगे तो हम फैटफ पे वोट देंगे, वरना नहीं देंगे। मसला वो हुकूमत का नहीं था, मसला रियासत का था, पाकिस्तान का था, पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने का था। लेकिन उनकी तरजीह इस वक्त न मईशत है न पाकिस्तान है, इनकी तरजीह अपने इक़्तिदार को दवाम देना है, और किसी तरह बाय हुक एंड बाय क्रुक तरीके से वो इमरान खान से इतने खाइफ हो चुके हैं, पीटीआई से इतने खाइफ हो चुके हैं। आप देखिए ना, मुख्तलिफ ख्याल जमातें जमा हो गई हैं, ना इनकी क़यादत एक है, ना इनका मंशूर एक है, ना इनका निशान एक है, ना इनकी मंजिल एक है, ना इनका सियासी फलसफा एक है। तो किस चीज पर इकट्ठे हैं? आपके खिलाफ सर? हमारे खिलाफ इकट्ठे, ये बिल्कुल आर्जी तौर पे है, ये एक गैर फिक्री अलायंस है और ये बिखर जाएगा। नोट कीजिए मेरी बात, और ये आपके कल काम आएगी। अभी आप देख लेते हैं ना, आज जनरल इलेक्शन होता है तो देख लेते हैं। देखिए पीपल्स पार्टी ने क्या पंजाब एब्डिकेट कर दिया? लगता तो है, अगर उन्हें कर दिया तो ये उनका हक है, फैसला कर दें। क्या वो नून के नीचे लग गए हैं? तासुर यही मिल रहा है कि नीचे लग गए हैं। वो लंदन तक जाते हैं सीटों की भीख मांगने नवाज शरीफ से, लेकिन नवाज शरीफ अब सीटें देने की पोजीशन में रहे नहीं है। तो पीपल्स पार्टी जो एक जमाने में ताकत का सचश्मा कहती थी अवाम है, तो अवाम तो फैसला दे चुकी। लेकिन अवाम से घबराते क्यों है? अवाम के सामने जाने से घबराने क्यों है? ये तो 3 साल से इलेक्शन का ये राग अलाप रहे थे, आज घबरा रहे हैं इलेक्शन से। अच्छा शाह साहब, आपके पास क्योंकि वक्त कम है तो लेट मी क्विकली आस्क दिस क्वेश्चन सर। राना सनाउल्लाह साहब ने जो ये बात की है बहुत गुज़िश्ता रोज, उन्होंने कहा कि हो सकता है 22 जुलाई को पीटीआई के या पीएमएलक्यू के कुछ एमपीएज ऊपर नीचे हो जाएं और आप लोग अपना चीफ मिनिस्टर ना बना सकें। क्या कोई खदशा है आपको? ऐसा कोई इंडिकेशन मिली है? इज दैट पॉसिबल? राना सनाउल्लाह ने ये बात करके अपने अज़ाइम का इजहार कर दिया है, अपनी बदनीयती का इजहार कर दिया है, और वो एक आईनी फेल में रुकावट बनने की कोशिश कर रहे हैं। और इलेक्शन कमीशन को इसका नोटिस देना चाहिए, अदलिया को इसका नोटिस देना चाहिए, मीडिया को इसका नोटिस देना चाहिए। क्या मतलब है इनका कहने का कि कुछ लोग गायब हो जाएंगे? ये तो आप
ये इलेक्शन नहीं है, ये जमहूरियत नहीं है, ये बदमाशी है और ये लोग देखेंगे ये नहीं चलेगी। आपने देखा इन्होंने पूरा जोर लगाने की कोशिश की, लेकिन आवाम ने एक फैसला कर लिया था और हुकूमत, इंतजामिया, डेवलपमेंट फंड सब मिलाकर भी इनको जो कहते हैं ना मात दे दी। तो ये इनके अज़ाइम हो सकते हैं, मैं समझता हूँ नाकाम होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। जी नाज़रीन, गुफ्तगू करेंगे फ़रतुल्लाह बाबर साहब से और मेमल सरफराज साहिबा से। फरत साहब, सर आज जो मीटिंग हुई पीडीएम की और जो फैसला हुआ, ये सर ज़रा हमें समझाएं, क्योंकि जो बाई इलेक्शंस की सूरत हाल रही है उसके बाद जिस तरह इकॉनमी में एक इतनी अनसर्टनटी आई है, पहले भी थी, अब मेरे ख्याल में बदतर हो गई है जब से पंजाब के बाई इलेक्शंस का ये रिज़ल्ट आया। तो सर क्या ये इन द फेस ऑफ ऑल ऑफ दिस क्यों पीडीएम ने समझा कि इलेक्शंस कॉल करने से बेहतर है कि पावर में कंटिन्यू किया जाए? देखिए जी, बात यह है आरिफा बीवी के पीडीएम ने ये फ़ैसला क्यों किया। आपने या तो फ़ैसला करना है कि आइन के मुताबिक चलना है या आइन से हट के चलना है। आइन के मुताबिक मरकज़ी हुकूमत का ये इख्तियार है कि वो पहले इंतखाबात कराए या बाद में कराए। सो कॉन्स्टिट्यूशनली इसके ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। अब आती है बात पॉलिटिकली। ये जो पीटीआई वाले कह रहे हैं कि इंतखाबात फ़ौरन करा दो, ये क्यों कह रहे हैं? ऑफ कोर्स आज जल्दी इंतखाबात के अपने कुछ एस्पेक्ट्स हैं जी। ये इसलिए कह रहे हैं कि इनको मालूम है कि पंजाब में अगर इनकी हुकूमत अब बनती भी है तो ये ज़्यादा एक्सपोज हो जाएंगे, इनकी पार्टी अब टूट फूट का शिकार हो सकती है। आप देखिए, अगर हमज़ा शहबाज से आखिरी दिनों में 2 MPAs उसके इस्तीफ़ा दे देते हैं, मैं ये इल्ज़ाम नहीं लगा रहा कि उसमें हॉर्स ट्रेडिंग हुई या किया हुई, एक जेन्युइन मोटिवेशन भी हो सकती है। तो क्या ये मुमकिन नहीं है कि परवेज़ इलाही साहब के 22 जुलाई के इंतखाबात से पहले भी कुछ लोग जेन्युइनली मोटिवेट हो के इंतखाबात में हिस्सा ले, वोटिंग में से हिस्सा इनकार कर दें? मैं ये किसी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे नहीं कह रहा, मैं इस बुनियाद पे कह रहा हूँ कि मैं इन तमाम मराहल से गुज़रा हूँ। जब परवेज़ इलाही साहब को पीडीएम ने ऑफ़र किया कि आपको वज़ीर-ए-आला बना देते हैं और पीएमएलए नहीं मान रही थी, उनका ये कहना था कि हम 10 वोटों वाले को कैसे सूबा उसके हवाले कर दें, एंड इट वाज फॉर जरदारी साहब कि बड़ी मुश्किल से पीएमएलएन को राज़ी किया, राइट। उसके बाद जब इमरान खान साहब ने उनको ये ऑफ़र किया तो ख़ुद उनकी पार्टी के अंदर एक भूचाल आ गया है। ये इकरार करें या न करें, हाउ विल द पीटीआई विद 173 पीपल, वो कैसे 10 वोटों वाले को वज़ीर-ए-आला बना दे? तो सर आप तो माफ़ करिएगा आपकी बात काट रही हूँ, बट आप तो फिर वही बात कर रहे हैं ना जो मैं कर रही हूँ कि ये इतनी एक अनस्टेबल सूरत हाल है, इसमें इलेक्शन कॉल करना बेहतर है। आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं? ये कहना कि इस सूरत हाल में इलेक्शन बेहतर है, हम समझते हैं कि चूँकि पीडीएम की गवर्नमेंट ने जब नो कॉन्फिडेंस किया और हुकूमत ख़त्म की तो उनके सामने एक हदफ था। हम ऑनेस्टली ये समझते थे कि इकोनॉमिक मेल्ट डाउन हो रहा है इमरान खान की पॉलिसीज़ की वजह से, एंड वी हैव टू टेक सम डिफ़िकल्ट डिसीजंस। वो मुश्किल फ़ैसले हो गए। अब उन मुश्किल फ़ैसलों के बाद ये भी एक रास्ता है और इस पर बहस हुई है, कुछ लोगों ने कहा है कि हाँ इंतखाबात करा दें, बट द कंसेंसस जो बाद में बना वो ये था कि न कराएं। वाई? इसलिए कि अगर अभी आप इंतखाबात कराएंगे, ये मैं मानता हूँ कि हाँ मुख्तलिफ आरा थी जब ये डिस्कस हो रहा, वो यही सर कि क्यों आपने ये फैसला? वो इसलिए कि इस वक्त अगर ये पीडीएम कहे कि हम इंतखाबात फ़ौरन करा रहे हैं, इट विल बी सीन टू बी सरेंडरिंग टू द डिमांड ऑफ इमरान खान, नंबर 1 ये है। और नंबर 2, हम फिर मिड स्ट्रीम में अपना प्रोग्राम छोड़ देंगे। ये दोनों सियासी तौर पर पीडीएम को कबूल नहीं है। आपकी बात में वजन है, ठीक है सर, बट दैट इज़ द पॉइंट। अब मेमल साहिबा आपको गुफ्तगू में शामिल करें। आपने शाह महमूद कुरैशी साहब की भी बात सुनी, फ़रतुल्लाह बाबर साहब की भी सुनी। आपसे भी मैं यही सवाल पूछूंगी मेमल साहिबा कि जो आज पीडीएम का फैसला है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तो समझ आता है, वही वाली बात उनको तो नज़र आ रहा है, अब उन्होंने हमें सबूत भी पेश कर दिया है कि उनकी पॉपुलैरिटी इस वक्त जो है ऑल टाइम हाई है, शायद वो चाहते हैं इलेक्शंस।
پی ڈی ایم کے لیے جو انہوں نے فیصلہ کیا ہے، کیا آپ اس کو ایک صحیح فیصلہ سمجھ رہی ہیں؟ فرحت اللہ بابر صاحب نے اس کی ریزننگ بھی ابھی پریزنٹ کی. دیکھیے عارفہ، بات یہ ہے کہ دو ویوز ہیں اس وقت جو پی ڈی ایم کے اندر بھی اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کے اندر، کیونکہ دیکھیے یہ حکومت تو جو ہے اس کا اگر سب سے زیادہ جو نقصان بھی ہوا ہے وہ ہم نے دیکھا کہ پولیٹیکلی پی ایم ایل این کو ہی ہوا ہے. کہ اگر پنجاب جس کے اندر وہ سب سے مقبول جماعت تھی جس صوبے کے اندر، اگر وہاں پر وہ 20 نشستوں کے اوپر جو ہے وہ 15 سیٹیں ہار جاتی ہیں بائی الیکشن میں، اور حالانکہ ان کی حکومت تھی، تو اس کی پولیٹیکل کاسٹ جو ان ٹف ڈیسیژنز کی ہے وہ پیپلز پارٹی کو نہیں پے کرنی پڑ رہی، وہ باقی کولیشن پارٹنرز کو اس طریقے سے نہیں پے کرنا پڑ رہی جس طرح سے پی ایم ایل این کو پے کرنا پڑ رہی ہے. وہ ہو سکتا ہے کہ جیسا کراچی میں ایم کے ایم کو پے کرنی پڑے، خیبر پختونخوا میں جے یو آئی ایف کو پے کرنی پڑے، لیکن یہ ہے کہ پنجاب کے اندر جو میجورٹی جو اس نے لوز کی ہے وہ پی ایم ایل این نے کی ہے. اور ابھی بھی آپ نے سنا ہوگا کہ مفتاح اسماعیل صاحب کہہ رہے تھے کہ ہم ابھی بھی پولیٹیکل کاسٹ جو ہے یہ پے کرنے کو تیار ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان کی معیشت کو بچانا ہے. بات یہ دیکھیے اس کے اندر بھی میں وہی بتا رہی ہوں کہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے پی ایم ایل این کے اندر، دو رائے پائی جاتی ہے. ایک تو ہے کہ بالکل اکنامکلی تو پاکستان کے لیے اس وقت میمل صاحبہ معاف کریے گا آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، کیا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ڈیبیٹ جو ہے ابھی بھی جاری ہے پی ایم ایل این میں؟ حتمی فیصلہ ہو سکتا ہے کہ کچھ اور نکلے کچھ دنوں کے بعد؟ دیکھیے عارفہ، ڈیبیٹ تو یہ بالکل جاری ہے. یہ ڈیبیٹ اس قسم کی ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس سے پہلے بھی ہوئی تھی کہ کیا 1.5 سال پورے کرنے دینے چاہیے حکومت کو کہ نہیں، یا پھر نومبر کی تعیناتی کے ڈر سے جو ہے ابھی ووٹ آف نو کانفیڈنس کر لیتے ہیں اور پھر حکومت لے لیں. پھر جب حکومت آئی تب یہ ڈیبیٹ ہوئی کہ فوراً تحلیل کر دینی چاہیے اسمبلی، یا پھر یہ ہے کہ 14 مہینے جتنی بھی دیر رہتی ہے ٹینیور پورا کرنا چاہیے. ڈیبیٹ ابھی بھی چل رہی ہے. یہ ٹھیک ہے ایک کولیشن گورنمنٹ کا فیصلہ ضرور سامنے آ گیا، لیکن یہ ڈیبیٹ پارٹی کے اندر ابھی بھی ہے کہ ایک اس کی پولیٹیکل کاسٹ بہت زیادہ ہے. اور دیکھیے ایک اصل مسئلہ جس طرح آج عارفہ آپ نے خود اپنے کالم میں لکھا ہے، اکانومی کا مسئلہ ہے. کیونکہ اکانومی جو ہے ہماری معیشت اس وقت جس نہج کے اوپر ہے، ہمارے پاس جو ریزروز ہیں وہ 6-7 ہفتوں کے رہ گئے ہیں، پورٹ بل کے بھی ہمارے فورن ریزرو ڈپلیٹ کر رہے ہیں. آپ نے آج دیکھا کہ ڈالر کہاں پر پہنچ گیا، کچھ اسپیکولیشن کی وجہ سے، کچھ ڈیمانڈ کی وجہ سے. تو اسٹیبلٹی ہوتی دکھائی نہیں دے رہی. حالانکہ اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا ہے آئی ایم ایف کے ساتھ، لیکن اس کے باوجود اگر اکنامک اسٹیبلٹی نہیں ہو رہی تو اس کے ساتھ وہ پولیٹیکل اسٹیبلٹی کی بھی بات ہے. کیونکہ دیکھیے آپ کے مطلب آئی ایم ایف بھی دیکھے گا آپ کے ملک کے اندر پولیٹیکل اسٹیبلٹی کتنی ہے، کیوس کیا ہے، کون سی حکومت، وہ اسٹیٹس کے ساتھ کرتے ہیں نا. وہ خیر حکومتوں کے ساتھ تو وہ نہیں کرتے ڈیل، وہ تو ایک اسٹیٹ کے ساتھ کرتے ہیں. ان کا جو ٹرسٹ تھا وہ جو ہے ہم نے دیکھا کہ پچھلی حکومت نے جو جاتے جاتے جو ایک اکنامک لینڈ مائنز وہ بچھا گئے، یعنی کہ جس طریقے سے سبسڈیز دے گئے، وہ ایک اس سے ٹرسٹ لیول کے اندر بہت زیادہ اس کو دھچکا پہنچا، کیونکہ وہ پچھلی حکومت نے ایک معاہدہ کیا تھا اور اس کے باوجود وہ یہ کر کے جب انہیں نظر آ رہا تھا حکومت جا رہی ہے. اچھا اس حکومت کی بھی دیکھ لیجئے کہ یہ آئے، انہوں نے بھی پولیٹیکل اس وقت پہلے انہوں نے سیاسی فیصلہ کیا، ورنہ اگر معاشی فیصلہ کرنا ہوتا تو آتے ریورس کر دیتے نا. لیکن اس وقت کیونکہ میں نے آپ کو جیسے بتایا ڈیبیٹ چل رہی تھی کہ کیا حکومت رکھنی ہے یا نہیں رکھنی، تو اتنا ڈیلے کیا کہ اس کی بھی ایک ہمیں کاسٹ دینی پڑ رہی ہے. پھر دوست ممالک، کیا وجہ ہے کہ دوست ممالک ابھی تک آپ کو پیسے نہیں دے رہے. اس وقت جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ کیا یہ 3 مہینے کی ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ آئے گا. پہلی تو چیز ہے کیئر ٹیکر سیٹ اپ کس طرح سے تیار ہونے ہیں، اس کے لیے تو خیر پی ٹی آئی تو کہہ رہے ہیں کہ بیٹھنے کو تیار ہے، وہ اس کے اوپر کنسنسس کرنے کو تیار ہے، کیونکہ وہ تو علی الیکشنز ہی چاہتے ہیں، ان کا اینڈ گول تو وہی ہے. لیکن کیا پی ایم ایل این کے اندر یہ بات ہو رہی ہے کیا 3 مہینے جو کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہوگا کیا وہ آئی ایم ایف کے ساتھ اس طرح سے نیگوشیٹ کر سکے گا کہ نہیں. آپ نے دیکھا ہے کہ اس طرح بہت سخت پری کنڈیشن تھی جو کہ موسٹلی ساری مان لی گئی ہیں، تب جا کر اسٹاف لیول اگریمنٹ ہوا. ابھی بورڈ کا تو ہونا ہے. تو یہ جو چیزیں بہت ساری اس وقت بات چیت چل رہی ہے، آپس میں یہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ کرنا کیا ہے، بحث چل رہی ہے. یہ ہے کہ پولیٹیکل کاسٹ انہیں پتہ ہے کہ اس کی پے کرنی ہی پڑے گی ون وے اور دا ادر. ہو گئی جی ناظرین، یہاں پہ لیں گے ہم ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، ہم گفتگو کر رہے ہیں فرحت اللہ بابر صاحب سے اور میمل سرفراز صاحبہ سے، اور ہم بات کر رہے ہیں جو ساری ایک صورتحال ہے، سیاسی غیر یقینی بھی ہے اور جو ایک تیزی سے تبدیل ہوتی ہوئی صورتحال ہے. بابر صاحب، میمل صاحبہ نے بھی جو ذکر کیا، سر یہ بات بہت آج کل ہو رہی ہے کہ پی ڈی ایم ہے تو پاور میں، مگر نقصان پی ایم ایل این کا ہو رہا ہے کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے تو اب کوئی سٹیکس ہی نہیں رہے پنجاب میں. دے ہیو نتھنگ لیفٹ ٹو لوز. ان کے پاس سندھ پہلے بھی تھا، بعد میں بھی رہے گا. سارا نقصان جو ہے وہ پی ایم ایل این کا ہوگا.
سر کیا یہی اب آپ لوگوں نے مطلب کہ پھنسایا ہے پی ایم ایل این کو؟ دیکھیے پہلی بات جو آپ نے کی ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی گویا کوئی پوزیشن نہیں ہے، سٹیکس نہیں ہے پنجاب میں. پنجاب میں ڈیفینیٹلی the PPP needs to do much more، یہ درست ہے، لیکن اگر آپ یہ مارچ کا فروری کے بعد جب لانگ مارچ ہوا اور پنجاب سے گزرے تو وہ دیٹ واز این انڈیکیٹر کہ ایک پنجاب میں اگر کام کیا جائے تو کتنا پوٹینشیل ہے پی 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 کا. اس لیے میں یہ بات ماننے کے ریلی تیار نہیں ہوں کہ پی 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 وائپ آؤٹ ہو گئی ہے پنجاب سے. گیون دا ڈائریکشن اینڈ موٹیویشن پوٹینشیل موجود ہے، نمبر ون. دوسرا کہ جی این کو نقصان ہوا، اس وقت ہم این اور پی 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 اور کسی دوسری پارٹی کے نقصان کی بات نہیں کر رہا، میں جنرلی اب بات کروں بیکاز وی آر ناؤ کولیشن پارٹنرز اینڈ دیئر فور جب تک انتخابات نہیں ہوتے کولیشن پارٹنرز میں وی آر ود این اینڈ ادر کولیشن پارٹنرز وی ہیو ڈیسائیڈڈ ون تھنگ، اور وہ یہ ہے کہ ان حالات میں کولیشن کو ڈچ نہیں کرنا. ان دا فیوچر جب بھی انتخابات ہوں گے 2023 میں ہوں یا اس سے پہلے ہوں، وی ول فائٹ اوور اون ویز، وی ول فائٹ آل پولیٹیکل پارٹیز، بٹ رائٹ ناؤ دا ڈیسیشن از کہ ہم کو اکٹھے رہنا ہے اور اسی میں اس ملک کا بھی فائدہ ہے اور پی ڈی ایم کا بھی، سیاسی جماعتوں کا بھی فائدہ ہے. نمبر 3 عارفہ بی بی، all this in politics and in life it all depends on the choices you make. آپ کی چوائس، آپ کو یہ اختیار ہوتا ہے کہ میں نے یہ فیصلہ کرنا ہے. فیصلے بہت ہو سکتے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر فیصلے کے اوپر مختلف آراء ہو سکتی ہیں. جیسے ابھی آپ نے کہا کہ فوری انتخابات، اس پر بھی ایک باڈی موجود ہے ود ان دا پی ڈی ایم آلسو جو یہ سوچتے ہیں کہ ہاں وقت ہے کہ پہلے انتخابات کرائے جائے. بٹ لیکن جب پروس اینڈ کون سب کو دیکھا گیا تو پھر جو کنسنسس کے ساتھ فیصلہ بنا تو یہ چوائس اڈاپٹ کیا گیا، ایک چوائس ہے. ناؤ دس چوائس ان مائی ویو اینڈ ان دا ویو آف پی ڈی ایم از اے سینسیبل چوائس. اگر کل کو خدا نخواستہ یہ چوائس خراب غلط ہو جاتا ہے آن دا بیسس آف اویلیبل ایویڈنس، ہم سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح فیصلہ ہے، تو یہ فیصلہ کیا گیا ہے. لیٹ اس ناؤ سی ہاؤ اٹ گوز. پہلی پرائرٹی یہ ہے کہ اکنامک سچویشن کو بہتر بنانا ہے. بالکل ٹھیک. میمل صاحبہ، فرحت اللہ بابر صاحب ٹچڈ آن اے لاٹ آف پوائنٹس، بٹ میں کیونکہ آپ نے یہاں سے یہ پنجاب اور پاکستان پیپلز پارٹی کا ذکر کیا تھا تو میں انہی کا جو جواب اس پوائنٹ پہ تھا وہ آپ کی توجہ اس طرف دلاتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں ابھی بھی پوٹینشل بہت ہے. دیکھیے عارفہ، بات یہ ہے کہ ایسی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کا تو دیکھیے وجود پنجاب میں بہت زیادہ تھا ایک زمانے کے اندر. پنجاب میں بھٹو صاحب جو ہے وہ جیتے تھے، بی بی کے دور کے اندر بھی بالکل تھا، لیکن ہم نے دیکھا کہ سسٹمیٹکلی پیپلز پارٹی یہاں سے ختم کی گئی. لیکن اب جو ہے ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی خود بھی کوئی اتنا زیادہ انٹرسٹ نہیں دکھاتی انفارچونیٹلی پنجاب کے اندر، اور وہ اس کی جو بھی وجوہات ہے وہ تو پارٹی لیڈرشپ ہی بہتر بتا سکتی ہے. لیکن جس طریقے سے اگر آپ کو پنجاب کے اندر ریوائیو کرنے کا پالیٹکس کا انٹرسٹ ہوتا تو پھر آپ پنجاب میں بیٹھتے، آپ پنجاب کی بات کرتے. ابھی بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری جو ڈیسیژنز لی جاتی ہیں وہ پنجاب کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں لی جاتی، وہ ایک سندھ کی حکومت کے پوائنٹ آف ویو سے لی جاتی ہیں. اچھا، جہاں تک سٹیکس کی بات کی آپ نے، وہ دیکھیے وہ درست ہے، کیونکہ اس وقت جو نون لیگ ہے وہی ہے فیس. دیکھیے فائنانس منسٹری بھی ان کی ہے، ٹف ڈیسیژنز بھی انہی کی آتی ہے، وزیر اعظم بھی ان کا ہے، کولیشن گورنمنٹ ہے، بالکل ساری جماعتوں کا ہے. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ وہ اس کی جو ان ٹف ڈیسیژنز کی اگر کوئی کاسٹ پے کر رہا ہے، ابھی بھی ہمارے سامنے پنجاب الیکشنز کے اندر ٹھیک ہے ملٹیپل فیکٹرز ہوں گے، لیکن مہنگائی بھی ایک بہت بڑا فیکٹر تھا. اس کے اندر ڈسیڈنٹ ممبرز کا ضرور فیکٹر ہوگا، اس کے اندر عمران خان صاحب کی واقعی پاپولیرٹی جینوئن بہت زیادہ ہے، وہ بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہے. لیکن مہنگائی بہت بڑا فیکٹر تھا کیونکہ نون از دا فیس آف اٹ. اب آپ مجھے بتائیے کہ اس وقت اگر کوئی نون نے ڈیسیژن لینی ہے تو انہوں نے تو پھر اپنی پولیٹیکل ڈیسیژن بھی دیکھنی. میں جیسے پہلے بھی کہا ادھر ایک بات ہو رہی ہے. اب جو اگر پیپلز پارٹی کی بات کریں، دیکھیں ملتان کے اندر تو پیپلز پارٹی ہے، ساؤتھ پنجاب میں تو پیپلز پارٹی ہے. کیا وجہ ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں بھی نہیں جیت سکی، جبکہ صرف اٹ واز پی ٹی آئی. یوسف رضا گیلانی صاحب کا جو پورا خاندان تھا وہ کیمپین کر رہا تھا میمل صاحبہ فار دا پی ڈی ایم کینڈیڈیٹ.
जी, तो देखिए ये चीजें तो है ना, रियलिटीज तो ग्राउंड रियलिटीज हैं। आप मुझे बता दें इन 20 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कितने % वोट था पीपल्स पार्टी का, उसी से आपको अंदाजा हो जाएगा। तो मैं ये बात कर रही हूँ कि ठीक है, एक अगर डिसीजन ली गई, इसमें कई कई एंगल है। एक एंगल एक्चुअली बहुत बड़ा मईशत से रिलेटेड है, वो यही है कि क्या IMF क्या किसी केयर टेकर गवर्नमेंट के साथ चलेगी, क्योंकि इस वक्त ये रिस्क नहीं लिया जा सकता कि उनके उसके पैसों के बगैर जो है हम चल सके, क्योंकि हमारे हालात इस किस्म के हैं। सही, ये जरूर बिल्कुल है, ठीक। लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि क्या अगर ये अपनी टर्म कंप्लीट भी करते हैं, क्या इमरान खान साहब चुप करके बैठेंगे? क्या कोई पॉलिटिकल केओस नहीं होगा? क्या ये नहीं मतलब बाबर साहब ने एक बात की थी, लेकिन आप देखिए कि उन्होंने कहा कि हमने एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन है, इस तरह से डिसीजन लिया। वो इन्फॉर्म्ड डिसीजन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की भी थी, हालांकि उस वक्त बहुत से लोग कहते थे मत करें, 1.5 साल पूरे होने दें, ये अपने इकोनॉमिक क्राइसिस नजर आ रही थी। अच्छा, वो डिसीजन ले ली, उसके फौरन बाद फिर असेंबलियां भी तहलील नहीं की, उस डिसीजन की भी कॉस्ट इन बाई इलेक्शन में पे की गई। अब आप अगर टेन्योर पूरा करने की बात कर रहे हैं, इसमें कोई गारंटी नहीं है कि आप टेन्योर पूरा कर सकते हैं। शायद पॉलिटिकल केओस इस तरह का हो जाए कि फोर्स हो जाए इलेक्शन, फिर क्या करेंगे? फिर इस डिसीजन का क्या फायदा? तो ये बहुत सारी फैक्टर्स हैं। बिल्कुल ठीक जी। अब मेमल साहबा यहाँ मुझे एक ब्रेक लेनी है जी, नाज लेंगे एक छोटा सा ब्रेक को, जो हम ब्रेक से वापस आएंगे अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें फ़रहतुल्लाह बाबर साहब से और मेमल सरफराज साहिबा से, और हम बात करें जो ओवरऑल इस वक्त सियासी सूरत हाल है। बाबर साहब, ये भी सर इत्ला आई है कि PDM ने जो आज या कल आपस में पार्टी की मीटिंग हुई है, फिर पार्टीज़ के दरमियान मीटिंग हुई है, तो ये भी फैसला किया है कि एक तो इकॉनमी है, मगर दूसरी तरफ अब इमरान खान साहब के जो केसेस हैं ना, उनके ऊपर भी पहिए लगाए जाएं, ताकि ज़रा जो एक टानिश रेप्यूटेशन करनी होती है। वो फॉरेन फंडिंग के केस पे तो शहबाज शरीफ साहब की ट्वीट भी आ गई है कि आप लोग चाह रहे हैं वो फैसला आ जाए, फिर जो और उनके खिलाफ तोशा खाना का केस है ये वो, कि उसको करें ताकि वो गंदे हों, ताकि इलेक्शन से पहले आप लोग उनकी भी रेप्यूटेशन टानिश। मेरा ख्याल है कि ये एक एग्जैजरेटेड व्यू है कम अज़ कम। हाँ बिल्कुल एग्जैजरेटेड है। कम अज़ कम PPP के इजलास में ऑनेस्टली आई वॉज देयर, ये बात कतन नहीं हुई। तो सर आज वज़ीर आज़म साहब का ट्वीट तो है ना, PDM में अगर कोई बात हुई है, मैं PDM के इजलास में नहीं था, अच्छा, लेकिन PPP इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट PDM का। तो कल हमारे इजलास में ऑनेस्टली ऐसी कोई बात नहीं हुई कि वी शुड स्ट्रेंगुलेट और कोई केसेस वगैरह। हाँ, अलबत्ता ये जो केस है फॉरेन फंडिंग का, इस पर हमने पहले भी कहा था, ये तो हमारी नज़र में दिस इज़ ओपन एंड शट केस, और हमने पहले भी मुतालबा किया है और अब भी मुतालबा कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन से कि वो इसके बारे में जल्द फैसला कर दें। बाकी अगर जब आप कहते हैं जल्द फैसला कर दें, व्हाट आर यू सेइंग कि ये फॉरेन फंडेड एक पार्टी है, इसको बैन कर देना चाहिए, या ये कि प्रोहिबिटेड फंड्स हैं तो वो उसके ऊपर कोई फाइन वगैरह हो, या इस तरह का? देखिए जी, वो तो खैर कानून का जो भी, अगर कानून के अंदर क्या गुंजाइश है, क्या पार्टी बैन, मेरे ख्याल पार्टी बैन की गुंजाइश नहीं है आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। लेकिन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जब ये फैसला आ जाएगा, वट एवर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दैट, वो एक मॉरल प्रेशर बनेगा, पता लग जाएगा लोगों को कि इनकी बुनियाद ही गलत थी। इसलिए हम कहते हैं क्या हर्ज है, अगर 7 साल 8 साल से ये केस है, व्हाई इज़ इट नॉट बीइंग डिसाइडेड। इसके अलावा जो दूसरे अगर करप्शन के केसेस हैं, जेन्युइन करप्शन के, अब तो नैब का कानून ऐसा हो गया है कि नोबडी शुड बी अफ्रेड ऑफ दैट। आई मीन जो जहाँ तक ह्यूमन राइट्स का ताल्लुक है उसकी पासदारी की गई है, जहाँ तक नैब के कमीशन के चेयरमैन का है, तो उस पर किसी को डरना नहीं चाहिए। लेकिन ये कहना कि कॉन्शियस फैसला ये हो गया है कि इसको चेज़ करेंगे, ये PPP की हद तक तो नहीं हुआ। PDM के इजलास में अगर आज कोई बात हुई है तो आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। द कानून मस्ट टेक इट्स। सर मेमल साहबा के पास जाने से पहले वेरी क्विकली जो आर्टिकल 6 का जिक्र हो रहा है और कहा जा रहा है कैबिनेट में डिस्कस हुआ, वेरी क्विकली सर यस एंड नो कर दें। मैं समझता हूँ कि वो नहीं होना चाहिए। मैं ज़ाती इसलिए मैं समझता हूँ कि आइन की वायोलेशन एक बात है और आइन की सबवर्शन, एब्रोगेशन एंड सस्पेंशन और बात है। मैं ज़ाती तौर पर समझता हूँ कि एब्रोगेशन, सस्पेंशन और सबवर्शन को अलहदा रखें, उसको ट्रिविलाइज न करें। बाकी तो वायोलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो रोज़ अदालत में फैसले होते हैं कि वायोलेट हुआ है, तो ये दुरुस्त नहीं है। आई एग्री। मेमल साहबा, ये आपने भी सुना है, क्या आपके ख्याल में PDM अगर PDM इस तरह की कोई प्लान करती है, उनका ख्याल है कि क्या वो इमरान खान साहब को नुकसान पहुँचा सकेंगे?
केसेस को पसू करके, चाहे वो करप्शन के हों, चाहे फॉरेन फंडिंग के हो? एक तो आरिफा जो फॉरेन फंडिंग के ऊपर अगर आप लीगल एक्सपर्ट से बात करें तो उसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन तो आती नहीं, उसके अंदर तो पेनल्टी आती है जब अगर वो प्रूव भी हो जाता है। तो अगर इस तरह की कोई एक एक्सट्रीम चीज हुई तो ये उसी तरह की होगी कि जिस तरह एकामे के ऊपर, यानी कि पैनमा का केस चल रहा था सब कुछ, और एकामा के ऊपर मियां नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर दिया गया लाइफ टाइम के लिए। तो ये वाली चीज तो फिर आप अगर इस तरह की ही पेटी पॉलिटिक्स का एक ट्रेंड कंटिन्यू रखना है तो ये तो उसमें आ जाएगा। लेकिन तब भी मैं ये बात जरूर करती रही, और आर्टिकल 6 पे तो बाबर साहब की बहुत अच्छी पोजीशन है और यही पोजीशन होनी चाहिए। लेकिन अगर ये सियासी इंतकामी जो कार्रवाइयाँ अगर करनी ही हैं, अगर ये उसी पिच के ऊपर खेलना चाह रहे हैं जिस तरह पहले भी बात हो रही थी, तो ये मेरा ख्याल में इसमें कामयाब भी नहीं होंगे, क्योंकि उसकी वजह ये है कि आप किसी की सियासत इस तरीके से नहीं खत्म कर सकते। और इमरान खान साहब की मकबूलियत वाकई बहुत ज्यादा है, 2018 से ज्यादा है इस वक्त। देखिए इस वक्त उनकी एक्चुअली पीक पॉपुलैरिटी है, उनकी पार्टी की पीक पॉपुलैरिटी है। हमने देखा कि जो ये 20 हल्कों में इलेक्शन हुए उसमें इमरान खान को वोट पड़ा, ये इमरान खान साहब की जीत थी, ये किसी और की जीत नहीं थी या किसी और की हार नहीं थी, ये इमरान खान साहब की एक बहुत बड़ी जीत थी। तो आप अगर इस तरह करेंगे, समझते हैं कि इससे उनकी सियासत या उनका करियर खत्म हो जाएगा, तो नहीं, तो ये तो इसका एक रिएक्शन भी बहुत आएगा। तो मेरा तो मेमल साहब वेरी क्विकली, आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, ये बताइएगा कि क्या ये भी बात हो रही है पीडीएम में, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज में, कि नवाज शरीफ साहब वापस आ जाए, बिकॉज यू नो पॉपुलर लीडर को काउंटर करना है तो दूसरा पॉपुलर लीडर चाहिए? देखिए बिल्कुल ये डिबेट तो हो रही है, लेकिन बहुत सारे लोग उधर यही कहते हैं कि अभी ना आए, लेकिन उसकी वजह समझ नहीं आती कि आना तो चाहिए। इस वक्त तो उनके भाई की है गवर्नमेंट, इस वक्त तो एक कोलिशन गवर्नमेंट है, इस वक्त तो उनसे कोई जो अदालतों के बारे में बात करते थे, ये कहते थे कि इमरान खान साहब के टाइम में नहीं आ सकते, उनकी जान को खतरा भी है, तो इस वक्त तो ऐसी कोई चीज नहीं है। क्या वजह है कि वो नहीं आए? देखिए इमरान खान साहब का मुकाबला नवाज शरीफ साहब से ही है, वो एक्चुअली शहबाज शरीफ साहब या मरियम नवाज या हमजा शहबाज से नहीं है, नवाज शरीफ साहब ही है ना उनके मद्दे मुकाबले। तो वो क्यों नहीं वापस आ रहे? तो इसके ऊपर नून के अंदर डिबेट हो रही है, उनके बगैर तो इनकी कैंपेन भी नहीं हो सकती, ना इलेक्शन लड़े जाएंगे। बिल्कुल ठीक, यही सवाल अगर मैं जल्दी से फरतुल्लाह साहब से पूछूं, 30 सेकंड सर, नवाज शरीफ साहब को वापस आना चाहिए? देखिए मैं तो PMLN के बारे में बात करना मेरे मुनासिब नहीं होगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर नवाज शरीफ से वापस आ जाएं तो उससे उनकी जमात को और PDM को फ़ायदा होगा। बट हाउएवर आई एम नॉट इन ए पोजीशन टू स्पीक ऑन बिहाफ ऑफ N, वो N वालों का काम है, लेकिन पॉलिटिकली स्पीकिंग येस अगर वो आ जाएंगे तो इसका फ़ायदा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया फरतुल्लाह साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। मेमल सरफराज साहिबा आपने भी हमें ज्वाइन किया। नाजरीन आज के लिए बस इतना ही, वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम। हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें।